हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर जैक बोर्ड के क्लास 10 के हिंदी का टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। ऐसा ही एग्ज़ाम में 2023 में आएगा। पहला है, ये जो है गद्यांश है, 1 से लेकर 5 तक गद्यांश है, जो इसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक। और इसी में आपको आंसर छुपा हुआ है। पहला है कि गद्यांश में है, किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश के जलवायु में पलते हैं। देश के मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता और सदस्यता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम किसके ऋणी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हम किसके ऋणी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि हम जो ऋणी हैं, किसके ऋणी हैं। तो हम जो है मातृभूमि का ऋणी हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता की है। मनुष्य की श्रेष्ठता जो है गंदे हो जाते हैं, मिट्टी का लथपथ हो जाते हैं, गिरकर उठकर बड़े होते हैं। अब इसमें आपको पैसेज में देखना है कि मनुष्य किसका ऋणी है। मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है। इसका आंसर जो है सी नंबर। राइट आंसर जो है क्या होगा, सी नंबर। गिरकर उठकर बड़े होते हैं। हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए उन्नति के लिए हम क्या हैं। देश के उन्नति के लिए हम क्या करें। अपने रीति रिवाज को निंदा करें, अपने मन का कार्य करें, सभी के समता और सदस्यता के पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। देश प्रेम क्या होता है। देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान देना। या फिर है देश के सब कुछ प्राप्त करना और देश के और बदले में कुछ नहीं देना, शांतिपूर्वक आराम करना या केवल भरण पोषण की चिंता करना। इसका आंसर जो है, राइट आंसर जो है ए नंबर। देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान करना। अब है अगला जो है आपका पैसेज है, ये पदांश का है। पदांश माने आपको कविता से दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसी में आंसर छिपा हुआ है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी पर दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।
हम मन का विश्वास रंगों के साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियों सिंधु के गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलने नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो क्वेश्चन है कि किस से डर का नौका पार नहीं होती? तो नदी से डरकर नौका पार नहीं होती, नहीं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। किस पर चढ़ती है? दीवारों पर चढ़ती है। अब है अगला जो है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? तो मन का विश्वास रगों में निराशा भरता है। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? तो सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? गोताखोर लगाता है। कैसे लोगों को हार नहीं होती? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी नंबर है। अब देखिए सिंधु में डुबकियां कौन लगाती है? मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? अब देखिए मन के विश्वास रगों में क्या भरता है, उसको देखते हैं क्या है मन के विश्वास। तो इसका आंसर राइट होगा आपका साहस होगा, निराशा नहीं। इसलिए आपका ये निराशा जो है गलत है, इसको जो है मिटा दीजिए। निराशा गलत है, ये नहीं होगा आंसर। क्या होगा? साहस। अब 11 नंबर में कुछ व्याकरण से, इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? आकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है वह आकर्मक होता है। मोहन सो रहा है, ये जो है आकर्मक क्रिया है। क्या है? मोहन सो रहा है, या कर्मक क्रिया है। आकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं लगा होता है, जैसे वह किताब पढ़ता है, यह जो है सकर्मक क्रिया, क्योंकि वह क्या पढ़ता है? किताब। तो किताब क्या है? कर्म है, ये इसलिए ये नहीं होगा। लता चाय पीती है, लता क्या पीती है? चाय पीती है, भी सकर्मक क्रिया। सीता गाना गाती है, क्या गाती है? सीता गाना जो है कर्म है, इसीलिए ये क्या हो गया? सकर्मक हो गया। लेकिन मोहन सो रहा है, ये पता नहीं है कहाँ सो रहा है, इसलिए क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। निम्न अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? बच्चा सोता है, इसमें कहाँ सोता है पता नहीं है। रीता खाना खाती, ये जो है आपको राइट आंसर हो गया। क्या खाती है? खाना, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया को उदाहरण। जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो जलज मतलब कमल। मोती जो है ना जलज का नहीं है, क्योंकि मछली भी जल में रहता है, इसलिए जलज का भी है। बादल से भी तो आती है। दो या दो से अधिक दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो ए आंसर होगा समास कहलाता। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? इसका राइट आंसर है डी नंबर, बहुव्रीहि समास का। जब वर्षा होती है तब मोर नाचे लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताए। तो
जब मोर नाचते हैं तब, जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। इसमें दो वाक्य है, इसलिए यह जो हो गया आपको संयुक्त वाक्य हो गया। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 18 में है कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह वाच्य कौन सा कहलाता है? वह जो है कर्तृवाच्य कहलाता है। बालक चांद देख रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अथवा समुच्चय बोधक अव्यय है, अथवा। अगला जो है पंक्ति दिया हुआ है और इसको पढ़कर आंसर देना है। ये जो है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नहीं मन अनुरागी, पुरतैन पात रहत जल भीतर, तार रस देह न दागी। जयो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रतिदिन नदी में पाऊँ न वो रेयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अवला हम भौरी, गुट चाटी जय पागी। ये जो है आपको उद्धव जो पद कविता से लिया गया है, तो इस पद के रचयिता कौन है? तो इस पद जो है के रचयिता जो है ये है सूरदास है। आंसर डी नंबर। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? तो गोपियाँ जो है कृष्ण के अनन्य भक्त थी। पुरतैन पात का क्या अर्थ होता है? तो पुरतैन मतलब होता है कमल का पत्ता को पुरतैन पात कहा जाता है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने व्यवहार के तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से किया गया है। कमल के पत्ते और तेल के मटके से किया गया है। अब है अगला क्वेश्चन जो है आपको 25 नंबर। 25 नंबर में है किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? और तो इस कविता पर बतावे किस महीने में? तो सावन के महीने में चारों तरफ क्या होती है? हरियाली छा जाती, अट नहीं रही है से बताएगा। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों कविताओं के कवि कौन है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल देती है? तो नन्हे शिशु का जो है मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी क्या करती है? जान डाल देती है। आंसर सी नंबर। 28 नंबर है फसल किसके कविता के अनुसार बताए गए फसल किसका बदला हुआ रूप है? तो ये जो है नदियों का बदला हुआ रूप है। अगला है 29 नंबर। 29 नंबर में जो है इसमें भी देखिए क्या दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है जो कहानी से है। आपको बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इतना एकलौता बेटा था वह
एकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और भोंदा सा था, किंतु इसके कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पुतोह बड़ी सुशील और सुभाग्य मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। अब क्वेश्चन है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो यह क्या कर रहे थे? रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। क्या कर रहे थे? गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? ये जो भगत जी का बेटा जो था सुस्त और भोदा सा था। भगत जी के पुतोह कैसी थी? भगत जी के पुतोह सुभग और सुशील होने के साथ साथ घर के पूरी प्रबंधिका थी। आंसर सी नंबर। अब है 32 नंबर। 32 नंबर जो है, ये जो है 32 क्वेश्चन है कि भोदा का अर्थ क्या होता है? तो एक कम बुद्धि वाला। भोदा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला। अब है इसका प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? तो पान वाला जो था वह कैसा व्यक्ति था? मोटा और बतनी व्यक्ति था। तनुक माजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था। भावुक और उसकी मदद करने वाला व्यक्ति था। एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। नहीं, तनुक मियाज और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था। नेताजी का चश्मा पाठ के नेताजी के प्रतिमा किस चीज़ के बनी थी? तो ये संगमरमर के पत्थर के बनी हुई थी। अब है अगला जो है, फिर इसमें पंक्ति दिया गया है 35 नंबर। नेताजी के मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो नेताजी के मूर्ति पर चश्मा जो बदलता था वो कैप्टन बदलता था। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? नेताजी के चश्मा के पाठ का लेखक स्वयं प्रकाश हैं। फिर है आगे 37 से 40 तक, इसमें भी आपको गद्यांश दिया गया है। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशा देख लेते थे। जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया दादरी सत्तू किसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे की आगे जाते हुए औहारदार पालकी देख पाते, तब खुद जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी डोला के कन्या हमार महरी। इस पर एक बूढ़े वर्ग ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेरों से मारा था। अब है इसमें प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसका आंसर है माता की आंचल। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है?
तो माता की आंचल से। लेखक क्या खेलते थे? तो लेखक जो है नाटक का खेल खेलते थे। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? इस गद्यांश में ददरी के मेले की चर्चा की गई है। रहरी किसे कहते हैं? अरहर दाल को रहरी कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।